क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो अच्छे काम करते हैं, क्या सच में हम उन्हें उतने ही अच्छे इरादों से करते हैं जितना हम मानते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति दान करता है, ऊपर से देखने पर लगता है कि वो मदद करने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर दिल के अंदर झांके तो क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं वो अपनी इमेज बनाने के लिए भी कर रहा हो। सच थोड़ा असहज करने वाला है, लेकिन यही सच इस किताब में बताया गया है। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे एक ऐसी किताब को जो हमारे दिमाग के सबसे छुपे हुए राज खोलती है। ये किताब हमें बताती है कि इंसान अक्सर वो नहीं करता जो वो सोचता है, बल्कि वो कुछ और करता है और अपने असली मकसद को खुद से भी छुपा लेता है। किताब का नाम है द एलिफेंट इन द ब्रेन, और अगर आप इसे समझ गए तो आप इंसानों को, समाज को और खुद को भी पहले से कहीं बेहतर समझ पाएंगे। द एलिफेंट इन द ब्रेन लिखी है केविन सिमलर और रॉबिन हैंसन ने। इस किताब का मुख्य विचार बहुत दिलचस्प है। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक हाथी छुपा हुआ है, यानी ऐसे असली कारण और इरादे जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते। हम खुद को अच्छे कारण बताते हैं, लेकिन असल में हमारे कई कामों के पीछे छुपे हुए स्वार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा और दिखावा होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम इन छुपे हुए कारणों को समझ लें तो हम इंसानों के व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए इस किताब के 5 बड़े विचारों को कहानी की तरह समझते हैं। अध्याय 1, दिमाग का छुपा हुआ हाथी। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने ही दिमाग के अंदर एक कमरे में खड़े हैं। उस कमरे में सब कुछ सामान्य दिखता है, दीवारें साफ है, चीजें व्यवस्थित है, और आपको लगता है कि आप अपने हर विचार को समझते हैं। लेकिन उसी कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, इतना बड़ा कि उसे नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। फिर भी अजीब बात यह है कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वहां कोई हाथी है ही नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा रूपक है, दिमाग का हाथी। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे कई कामों के पीछे असली कारण होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने से बचते हैं। हम खुद को एक कहानी सुनाते हैं, एक सुंदर, साफ और नैतिक कहानी, लेकिन उस कहानी के पीछे अक्सर कुछ और ही सच्चाई छुपी होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके जिम जाता है। वो कहता है, मैं स्वस्थ रहने के लिए जिम जाता हूं। ये बात गलत नहीं है, स्वास्थ्य भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो क्या सिर्फ स्वास्थ्य ही कारण है? कई बार उसके पीछे एक और भावना भी होती है, अच्छा दिखना, लोगों की तारीफ पाना और समाज में अपनी छवि मजबूत करना। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन असली कारणों को खुद से भी छुपाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की एक खास आदत होती है, सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद को धोखा देना। हम अपने असली इरादों को ढक देते हैं ताकि हम खुद को अच्छा इंसान महसूस कर सकें और दूसरों के सामने भी अच्छे दिख सकें। सोचिए, अगर हर इंसान हर समय अपने असली स्वार्थ को खुलकर दिखाने लगे तो शायद समाज में भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा दिमाग एक चतुर तरीका अपनाता है। वो सच्चाई को थोड़ा छुपा देता है और हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस पर हम आसानी से विश्वास कर लें। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक छात्र बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। वो कहता है, मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर वो पूरी तरह ईमानदारी से सोचे तो शायद एक और कारण सामने आएगा, अच्छी नौकरी, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों कारण साथ साथ हो सकते हैं। ज्ञान की इच्छा भी हो सकती है और प्रतिष्ठा की इच्छा भी, लेकिन अक्सर हम केवल पहले कारण को स्वीकार करते हैं और दूसरे को अनदेखा कर देते हैं। यही है दिमाग का हाथी, एक ऐसी सच्चाई जो सामने होते हुए भी छुपी रहती है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग केवल सोचने के लिए ही नहीं बना है,
बल्कि सामाजिक जीवन में टिके रहने के लिए भी बना है। हमारा समाज रिश्तों, भरोसे और प्रतिष्ठा पर चलता है, इसलिए हमारा दिमाग कई बार सच्चाई को थोड़ा सजाकर पेश करता है ताकि हम समाज में आसानी से फिट हो सके। और यही वजह है कि हम अक्सर अपने व्यवहार के पीछे के असली कारणों को पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम इस विचार को समझना शुरू करते हैं, हमारी नजर बदलने लगती है। अचानक हमें महसूस होने लगता है कि इंसान का व्यवहार जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके पीछे करुणा भी हो सकती है और सम्मान पाने की इच्छा भी। कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके पीछे सपने भी हो सकते हैं और दूसरों से आगे निकलने की इच्छा भी। और यही मिश्रण इंसानी व्यवहार को इतना रोचक बनाता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, अगर हम खुद को और दूसरों को सच में समझना चाहते हैं तो हमें केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें व्यवहार के पीछे छुपे हुए कारणों को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सच्चाई वही होती है जिसे हम देखने से बचते हैं। और जब हम उस हाथी को देखना शुरू करते हैं, तब इंसानी दिमाग की असली कहानी धीरे धीरे हमारे सामने खुलने लगती है। अध्याय 2, दिखावे की दुनिया। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नई और बहुत महंगी घड़ी पहनकर किसी सभा में जाता है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता है, कई लोगों की नजर उसकी घड़ी पर जाती है। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन सबके मन में एक विचार आता है, ये व्यक्ति सफल है। अब प्रश्न ये है, क्या उस व्यक्ति ने घड़ी केवल समय देखने के लिए खरीदी है? सच ये है कि समय तो एक साधारण घड़ी भी बता सकती है, फिर इतनी महंगी घड़ी क्यों? यहीं से इस अध्याय का महत्वपूर्ण विचार शुरू होता है, दिखावे की दुनिया। लेखक बताते हैं कि इंसान केवल काम करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह अपने कामों के माध्यम से दूसरों को संकेत भी देता है। हमारे कई निर्णय केवल उपयोग के लिए नहीं होते, बल्कि ये दिखाने के लिए भी होते हैं कि हम कौन हैं, हम कितने सक्षम हैं और समाज में हमारी जगह क्या है। सोचिए, किसी व्यक्ति के कपड़े, उसका घर, उसकी गाड़ी, यहां तक कि उसका बोलने का तरीका भी कई बार एक संदेश देता है। ये संदेश क्या होता है? ये संदेश होता है, देखो मैं कैसा व्यक्ति हूं। यही कारण है कि लोग केवल आरामदायक कपड़े ही नहीं पहनते, बल्कि ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनकी पहचान दिखाए। कोई व्यक्ति बहुत महंगा फोन खरीदता है, वो कहता है इसकी गुणवत्ता अच्छी है। ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन कई बार उस निर्णय के पीछे एक और भावना होती है, दूसरों को ये दिखाना कि वो आधुनिक है, सक्षम है और समाज में उसका स्तर ऊंचा है। ये व्यवहार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये लगभग हर इंसान में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। मान लीजिए एक छात्र बहुत कठिन परीक्षा की तैयारी करता है। वो दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, ऊपर से देखने पर लगता है कि वो केवल ज्ञान के लिए पढ़ रहा है। लेकिन जब वो परीक्षा में सफल होता है तो उसे केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, उसे सम्मान मिलता है, लोगों की प्रशंसा मिलती है, समाज में उसकी पहचान बनती है। और यही कारण है कि कई बार मेहनत केवल सीखने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी क्षमता दिखाने के लिए भी होती है। लेखक कहते हैं कि ये व्यवहार गलत नहीं है, ये इंसानी स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हमें दूसरों की नजर में अच्छा दिखना अच्छा लगता है, हमें सम्मान और पहचान की इच्छा होती है। समस्या केवल तब होती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करते। हम अपने व्यवहार के पीछे के इन कारणों को समझने की बजाय एक सरल कहानी बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं ये केवल उपयोग के लिए कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इसमें पहचान और प्रतिष्ठा की इच्छा भी शामिल है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़े दान का आयोजन करता है, वो कई लोगों की मदद करता है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा काम है, लेकिन अगर उसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग मौजूद हों, तस्वीरें ली जाएं और समाज में उसकी प्रशंसा हो, तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा? अधिकतर लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मदद करने के साथ साथ उसे सम्मान भी मिल रहा है।
यही दिखावे की दुनिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे कई अच्छे काम भी समाज को एक संकेत देते हैं कि हम उदार हैं, हम सक्षम हैं और हम भरोसेमंद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ केवल नकारात्मकता नहीं है, कई बार यही दिखावा समाज के लिए अच्छा भी साबित होता है। जब लोग सम्मान पाने के लिए अच्छे काम करते हैं तो उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। लेकिन इस अध्याय की असली सीख ये है कि इंसान के व्यवहार को समझने के लिए केवल ऊपर से देखने से काम नहीं चलता। हमें यह भी समझना पड़ता है कि उस व्यवहार के पीछे कौन कौन से छिपे हुए उद्देश्य काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम जो करते हैं वो केवल उपयोग के लिए नहीं होता, वो हमारी पहचान का एक संदेश भी होता है। और जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब हमें इंसानी समाज की कई बातें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अध्याय 3, शिक्षा और प्रतिष्ठा। अब जरा अपने जीवन की एक परिचित तस्वीर याद कीजिए। एक बच्चा स्कूल जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर कॉलेज पहुंचता है, फिर डिग्री प्राप्त करता है और अंत में उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है। हम सबको बचपन से यही कहानी सुनाई जाती है, पढ़ाई करो, ज्ञान प्राप्त करो और जीवन सफल बनाओ। ये बात गलत नहीं है। शिक्षा सच में ज्ञान देती है, सोचने की क्षमता बढ़ाती है और दुनिया को समझने की ताकत देती है। लेकिन इस किताब के लेखक एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्या लोग सच में केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं या फिर पढ़ाई के पीछे कोई और कारण भी छिपा होता है? जरा इस प्रश्न पर शांत होकर सोचिए। मान लीजिए किसी समाज में एक नियम बना दिया जाए कि नौकरी पाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं है, केवल काम करने की क्षमता देखी जाएगी। अब सोचिए, क्या लोग उतने ही उत्साह से कई कई वर्षों तक कठिन परीक्षाओं की तैयारी करेंगे? शायद नहीं। यही वो जगह है जहां लेखक एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज को यह दिखाना भी है कि हम मेहनती हैं, अनुशासित हैं और कठिन काम करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डिग्री केवल पढ़ाई का प्रमाण नहीं होती, वो हमारी क्षमता का संकेत भी होती है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति कठिन परीक्षा पास करता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? वे कहते हैं, ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये मेहनती है, ये जिम्मेदार है। यानी उस परीक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति समाज को एक संदेश देता है। और यही कारण है कि कई बार लोग ऐसे विषय भी पढ़ते हैं जिनका सीधा उपयोग उनकी नौकरी में नहीं होता, फिर भी वे पढ़ते हैं क्योंकि वो शिक्षा उन्हें एक पहचान देती है। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। दोनों के पास लगभग समान अनुभव है, लेकिन उनमें से एक के पास प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की डिग्री है। अक्सर क्या होता है, नियोक्ता उस व्यक्ति पर थोड़ा अधिक भरोसा करता है जिसकी डिग्री प्रसिद्ध संस्थान से है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री एक संकेत देती है कि इस व्यक्ति ने कठिन प्रक्रिया पार की है, उसने अनुशासन और परिश्रम दिखाया है। यानी शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं रहती, वो सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम भी बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। कई बार छात्र वास्तव में पढ़ाई से अधिक परीक्षा पास करने पर ध्यान देते हैं। वे पाठ को गहराई से समझने की बजाय अंकों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अंत में समाज अंक और डिग्री को ही अधिक महत्व देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा बेकार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना भी एक कारण है और समाज में सम्मान प्राप्त करना भी एक कारण है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें शिक्षा व्यवस्था को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। हमें समझ आता है कि छात्र केवल किताबें नहीं पढ़ रहे होते, वे अपनी पहचान भी बना रहे होते हैं। वे समाज को ये बता रहे होते हैं कि वे सक्षम हैं, वे मेहनती हैं और वे जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और यही कारण है कि शिक्षा का महत्व केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता, वो हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अगर हम शिक्षा को सही तरीके से समझना चाहते हैं
तो हमें उसके दोनों पहलुओं को देखना होगा। पहला, ज्ञान। दूसरा, प्रतिष्ठा। जब ये दोनों मिलते हैं तभी शिक्षा का पूरा चित्र हमारे सामने आता है, और शायद तभी हम ये भी समझ पाते हैं कि लोग पढ़ाई के लिए इतना समय, ऊर्जा और प्रयास क्यों लगाते हैं। अध्याय 4, मदद और नैतिकता। अब एक छोटा सा दृश्य अपने मन में बनाइए। एक सड़क किनारे एक व्यक्ति भूखा बैठा है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी वहां से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है। वो रुकता है, पास की दुकान से खाना खरीदता है और उस भूखे व्यक्ति को दे देता है। ये दृश्य देखकर हमारे मन में तुरंत एक विचार आता है, ये एक अच्छा इंसान है। हम कहते हैं उसने मदद की क्योंकि उसके दिल में करुणा है। और सच कहे तो ये बात काफी हद तक सही भी हो सकती है। लेकिन इस किताब के लेखक यहाँ एक गहरा प्रश्न उठाते हैं, क्या इंसान हमेशा केवल करुणा की वजह से ही मदद करता है, या फिर मदद के पीछे भी कुछ और कारण छिपे हो सकते हैं? ये सवाल सुनने में थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हमें पता चलता है कि इंसानी व्यवहार अक्सर कई कारणों से मिलकर बनता है। मान लीजिए वही व्यक्ति जो भूखे इंसान की मदद करता है, अगर वहां बहुत सारे लोग मौजूद हों और सब उसे देख रहे हों, तो क्या उसके मन में एक और भावना भी आ सकती है? शायद ये भावना कि लोग उसे एक अच्छा इंसान समझेंगे। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मदद नकली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान के अंदर कई भावनाएं एक साथ काम करती है। करुणा भी होती है और सम्मान पाने की इच्छा भी। लेखक कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं रहते, हम एक समाज में रहते हैं जहां प्रतिष्ठा, विश्वास और पहचान बहुत महत्व रखते हैं। इसी कारण हमारे अच्छे काम केवल दूसरों की मदद ही नहीं करते, बल्कि हमारे बारे में एक संदेश भी देते हैं। ये संदेश क्या होता है? ये संदेश होता है, ये व्यक्ति भरोसेमंद है, ये दयालु है, ये समाज के लिए अच्छा है। और जब समाज हमें इस तरह देखता है तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं, लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। इसीलिए कई बार अच्छे काम हमारे सामाजिक जीवन को भी मजबूत बनाते हैं। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी नगर में एक व्यक्ति विद्यालय बनाने के लिए बड़ी धनराशि दान करता है। उसकी वजह से कई बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है। ये निश्चित रूप से एक महान कार्य है। लेकिन जब लोग उस विद्यालय के बाहर उस व्यक्ति का नाम देखते हैं तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। लोग कहते हैं ये उदार व्यक्ति है, ये समाज के लिए अच्छा सोचता है। यानी उस दान के साथ साथ उसे सम्मान भी मिलता है। और यही वो जगह है जहां लेखक हमें एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाते हैं। हमारे कई नैतिक कार्य केवल नैतिकता से ही नहीं आते, बल्कि सामाजिक संकेत भी बन जाते हैं। हम दूसरों को ये दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, हम भरोसेमंद हैं और हम समाज के नियमों का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और भी है। कई बार यही सामाजिक संकेत समाज के लिए लाभदायक भी बन जाते हैं। जब लोग सम्मान पाने के लिए अच्छे काम करते हैं तो समाज में मदद की मात्रा बढ़ जाती है। लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, भले ही उसके पीछे थोड़ी प्रतिष्ठा की इच्छा हो। फिर भी परिणाम अच्छा हो सकता है। इसलिए लेखक ये नहीं कहते कि इंसान के इरादे पूरी तरह स्वार्थी होते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इंसान जटिल है, हमारे भीतर करुणा भी है और पहचान की इच्छा भी। और अक्सर यही दोनों मिलकर हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हम इंसान की नैतिकता को सच में समझना चाहते हैं तो हमें केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यवहार के पीछे के संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि अच्छे कामों के पीछे कई भावनाएं काम कर सकती हैं, तब हम इंसान को और गहराई से समझने लगते हैं। और शायद तभी हमें यह भी समझ आता है कि समाज में नैतिकता कैसे बनती है और कैसे फैलती है। अध्याय 5, सच्चाई को स्वीकार करना। अब तक हमने एक गहरी और थोड़ी असहज सच्चाई को समझा है।
हमारे दिमाग में कई ऐसे कारण छिपे होते हैं जिन्हें हम खुद भी पूरी तरह नहीं पहचानते। हम सोचते कुछ है, लेकिन कई बार हमारे निर्णयों के पीछे असली कारण कुछ और ही होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर हमारे दिमाग में ये छुपा हुआ हाथी मौजूद है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने हर व्यवहार पर शक करना चाहिए? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंसान हमेशा स्वार्थी होता है? लेखक कहते हैं, नहीं, इस किताब का उद्देश्य इंसान को दोष देना नहीं है, बल्कि उद्देश्य है हमें अपने बारे में थोड़ा अधिक जागरूक बनाना। क्योंकि जैसे ही हम अपने मन की इस जटिलता को समझते हैं, हम अपने जीवन को अधिक समझदारी से जी सकते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। कभी कभी हमें रुककर अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे सच में मेरा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर छिपे हुए कारण सामने आने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके सफल बनना चाहता है। वो कहता है, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। ये एक सच्चा कारण हो सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा और गहराई से सोचे तो उसे ये भी महसूस हो सकता है कि वो अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना चाहता है, समाज में पहचान बनाना चाहता है और शायद उन लोगों को भी कुछ साबित करना चाहता है जिन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था। ये सभी कारण मिलकर उसके प्रयास को शक्ति देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या केवल तब होती है जब हम अपने मन की सच्चाई से पूरी तरह आंखें बंद कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने छिपे हुए कारणों को समझने लगते हैं तो हम दूसरों को भी अधिक सहानुभूति के साथ देखने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ आने लगता है कि हर इंसान के व्यवहार के पीछे कई परतें होती हैं। कोई व्यक्ति घमंडी दिखाई देता है, लेकिन शायद उसके भीतर असुरक्षा छिपी हो। कोई व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, लेकिन शायद वो सम्मान पाने की कोशिश कर रहा हो। कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और शायद उसके भीतर करुणा के साथ साथ पहचान की इच्छा भी हो। जब हम इन परतों को समझने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम लोगों को जल्दी से दोष देना बंद कर देते हैं। हम अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता की निशानी है। जब हम अपने मन की सच्चाई को देखने का साहस रखते हैं, तब हम सच में विकसित होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही वो रोशनी है जो हमारे निर्णयों को स्पष्ट बनाती है। और जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, तब दुनिया को समझना भी आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, थोड़ा रुकिए, अपने मन के भीतर झांकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में अपने कारणों को समझता हूं? शायद उसी क्षण आपके भीतर छिपे हुए उस हाथी की हल्की सी झलक दिखाई देने लगे। और वहीं से शुरू होती है असली समझ, असली जागरूकता और असली परिवर्तन की यात्रा। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल जानकारी नहीं चाहते, बल्कि समझ चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो इंसानी व्यवहार को गहराई से समझना चाहते हैं। अब समय है इस किताब के कुछ शक्तिशाली विचारों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का। आइए शुरुआत करते हैं 5 शक्तिशाली विचारों से। नंबर 1, वी ऑफन हाइड आवर ट्रू मोटिव्स फ्रॉम आवरसेल्व्स। लेखक कहते हैं कि इंसान केवल दूसरों से ही नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी सच छिपा लेता है। हम अपने कामों के पीछे एक सुंदर कहानी बना लेते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो कई बार हमारे असली कारण कुछ और होते हैं। इस विचार का अर्थ यह है कि अगर हम खुद को बेहतर समझना चाहते हैं तो हमें अपने इरादों को ईमानदारी से देखने की आदत डालनी होगी। नंबर 2, मच ऑफ आवर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय हिडन इंसेंटिव्स। लेखक बताते हैं कि इंसान के कई निर्णय ऐसे कारणों से प्रभावित होते हैं जिनका हमें तुरंत एहसास नहीं होता। कई बार हम जो करते हैं उसके पीछे सम्मान पाने की इच्छा, पहचान पाने की चाह
या समाज में अपनी जगह मजबूत करने की भावना होती है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें इंसानी व्यवहार की गहराई दिखाई देने लगती है। नंबर 3, पीपल केयर डीपली अबाउट हाउ दे अपीयर टू अदर्स। इंसान केवल अच्छा होना ही नहीं चाहता, वो अच्छा दिखाई भी देना चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें बुद्धिमान समझें, दयालु समझें और भरोसेमंद समझें। इसी कारण हमारे कई काम केवल काम नहीं होते, बल्कि एक संदेश भी होते हैं जो हम समाज को देते हैं। नंबर 4, गुड डीड्स कैन ऑल्सो सर्व सोशल पर्पसेस। लेखक बताते हैं कि अच्छे कामों के पीछे केवल करुणा ही नहीं होती, कई बार उनके पीछे सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। जब हम मदद करते हैं तो हम केवल किसी की समस्या हल नहीं करते, हम ये भी दिखाते हैं कि हम भरोसेमंद हैं और समाज के लिए अच्छे हैं। नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग हिडन मोटिव्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। जब हम इंसान के छिपे हुए कारणों को समझने लगते हैं तो हमें समाज को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। तभी हमें समझ आता है कि लोग क्यों कुछ फैसले लेते हैं, क्यों कुछ व्यवहार करते हैं और क्यों समाज वैसे काम करता है जैसा वह करता है। जीवन बदलने वाले 5 पाठ। पाठ 1, अपने इरादों को समझने की आदत बनाइए। कभी कभी रुककर अपने आप से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? ये छोटा सा प्रश्न आपको अपने मन की गहराई समझने में मदद करेगा। पाठ 2, दूसरों को जल्दी से जज मत कीजिए। हर इंसान के व्यवहार के पीछे कई कारण होते हैं। अगर हम ये समझ लें तो हम लोगों को अधिक धैर्य और समझ के साथ देख पाएंगे। पाठ 3, अपने अच्छे काम जारी रखिए, भले ही उनके पीछे सम्मान पाने की इच्छा भी क्यों न हो। अगर आपके काम से समाज को लाभ मिलता है तो वो फिर भी एक अच्छा काम है। पाठ 4, अपने व्यवहार को समझदारी से देखिए। जब हम अपने निर्णयों को समझने लगते हैं तो हम बेहतर फैसले लेना शुरू कर देते हैं। आत्म जागरूकता ही व्यक्तिगत विकास की शुरुआत है। पाठ 5, सच्चाई से डरिए मत। अपने मन की सच्चाई को देखना आसान नहीं होता, लेकिन वही सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपने अंदर के कारणों को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच में खुद को बदलना शुरू करते हैं। अब हम इस किताब की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। पूरी किताब हमें एक गहरी और थोड़ी असहज सच्चाई दिखाती है। इंसान का दिमाग उतना सरल नहीं है जितना हम अक्सर समझते हैं। हमारे कई फैसले, हमारे कई अच्छे काम और हमारी कई आदतें केवल वही नहीं होती जो ऊपर से दिखाई देती है। उनके पीछे कई छुपे हुए कारण होते हैं। कभी सम्मान पाने की इच्छा, कभी पहचान बनाने की चाह और कभी समाज में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश। द एलिफेंट इन द ब्रेन हमें ये नहीं सिखाती कि इंसान बुरा है, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान जटिल है। हमारे अंदर करुणा भी है और स्वार्थ भी। हमारे अंदर मदद करने की भावना भी है और पहचान पाने की इच्छा भी। और शायद यही मिश्रण इंसान को इंसान बनाता है। इस किताब की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये हमें दूसरों से पहले खुद को समझने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने मन के छुपे हुए कारणों को पहचानने लगते हैं, तब हमारे फैसले अधिक समझदार हो जाते हैं। हम लोगों को जल्दी जज करना बंद कर देते हैं, हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं और हम समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है। अगर हम सच में समझदार बनना चाहते हैं तो हमें केवल दुनिया को नहीं, बल्कि अपने मन को भी समझना होगा। और जब हम अपने मन के उस छुपे हुए हाथी को देखने का साहस कर लेते हैं, तभी असली आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। याद रखिए, सच्चाई से भागने वाला इंसान हमेशा उलझा रहता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाला इंसान धीरे धीरे खुद को और अपनी दुनिया को समझने लगता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को भी समझने लगते हैं।